मैं अभय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिवान, इतिहास विभाग। आज हम लोग राष्ट्रसंघ के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रसंघ के स्थापना के क्या उद्देश्य थे, यह किस हद तक सफल रहा और यदि असफल रहा तो इसके क्या कारण थे। वस्तुतः हम पाते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो शांति की व्यवस्था कायम करने के लिए पेरिस में शांति सम्मेलन बुलाया गया था, उसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि राष्ट्रसंघ की स्थापना रही है। कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नियमन के लिए प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत राष्ट्रसंघ की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना थी। बहुत अंशों तक इसकी स्थापना का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन को जाता है। युद्ध काल में ही वह इसके लिए योजना भी बना रहे थे, जो कि उनके 14 सूत्री कार्यक्रमों में भी इसका उल्लेख है। अतः पेरिस शांति सम्मेलन में जब राष्ट्रसंघ की रूपरेखा तैयार हुई तो अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की मांग पर ही इसे वर्साय संधि का अभिन्न अंग बनाया गया। कहा जा सकता है कि वर्साय संधि की जो प्रथम 26 धाराएं हैं, ये राष्ट्रसंघ की रूपरेखा से ही संबंधित हैं ताकि भविष्य में फिर कोई युद्ध न हो। इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा जा सकता है कि इसका प्रमुख उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव में वृद्धि करना, युद्ध के कारणों को मिटाना तथा विश्व में शांति स्थापित रखना। शांति की रक्षा हेतु वह कोई भी कदम उठा सकता था। राष्ट्रसंघ का निर्माण एक तरह से सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के आधार पर हुआ था। सभी सदस्य राज्यों ने अपने साथी सदस्य राज्यों को प्रादेशिक अखंडता बनाए रखने की शर्त स्वीकार की थी और यह वचन दिया था कि किसी एक राज्य पर आक्रमण को सभी सदस्य राज्यों पर आक्रमण माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय युद्धों को छिड़ने से रोकने के लिए राष्ट्रसंघ के विधान में कई व्यवस्थाएं की गई थी, जैसे कि पंच निर्णय, परस्पर विचार विमर्श, काउंसिल के हस्तक्षेप इत्यादि। इन सब के द्वारा राष्ट्रसंघ युद्ध को छिड़ने से रोक सकता था और युद्ध की स्थिति में वह इसे संघर्ष विराम की स्थिति में भी लाने की कोशिश कर सकता था। यहाँ तक कि आक्रामक राष्ट्र के विरुद्ध कार्रवाई करने का भी इसे अधिकार मिला हुआ था। यह कार्रवाई किसी भी तरीके से हो सकती थी, यानी कि यह डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक हो सकती थी, आर्थिक हो सकती थी और सैन्य कार्रवाई भी हो सकती थी। राष्ट्रसंघ पहले अपने सदस्यों को आक्रामक राज्य से दैत्य संबंध तोड़ देने की सिफारिश कर सकता था। यदि इसका भी कोई असर आक्रामक राज्य पर नहीं पड़ा तो वह आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता था। अंत में वह आक्रामक राज्य के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई कर सकता था। इसके लिए सदस्य राज्य राष्ट्रसंघ को सेना प्रदान करते थे। तो ये उसका सैद्धांतिक पक्ष है। जो उद्देश्यों के जो निहित थे, उद्देश्य राष्ट्रसंघ की स्थापना में जो उद्देश्य निहित थे, यानी अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव में वृद्धि करना, युद्ध के कारणों को मिटाना, उसके लिए ये प्रावधान किए गए थे। इसके साथ ही भविष्य में युद्ध न हो और युद्ध हो तो उतने भयानक उसके परिणाम न हो, इसके लिए राष्ट्रसंघ विधान के अंतर्गत ही शस्त्रास्त्रों को यानी आर्म्स को कम करने की बात की गई थी और डिसआर्मामेंट के लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार करने की आवश्यक शर्त रखी गई थी और इसके लिए विस्तृत योजना बनाने का कार्य या उत्तरदायित्व राष्ट्रसंघ को सौंपा गया था। यदि हम उसके क्रियाकलापों पर नजर डालें, यानी राष्ट्रसंघ की स्थापना के पश्चात जो उसके क्रियाकलाप रहे उस पर नजर डालें, तो अपने स्थापना के प्रारंभ से ही राष्ट्रसंघ ने शांति संस्थापक के रूप में काम करना शुरू किया। उसके समक्ष अनेक अंतर्राष्ट्रीय विवाद आए और कुछ अंशों में उनको सुलझाने में वह सफल भी रहा। जैसे छोटे-छोटे राज्यों को झगड़ों को हल करने में राष्ट्रसंघ को पर्याप्त सफलता मिली। 1922 में ऑलैंड के टापुओं पर अधिकार करने के संबंध में स्वीडन और फिनलैंड में झगड़ा उपस्थित हुआ। राष्ट्रसंघ ने ये द्वीप फिनलैंड को दिलवा दिए और एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के द्वारा इन द्वीपों को तटस्थ घोषित कर दिया गया। इसी तरह 1921 में यूनान तथा युगोस्लाविया के बीच अल्बेनिया की सीमा के विषय में झगड़ा प्रारंभ हुआ, परंतु राष्ट्रसंघ ने शांतिपूर्ण ढंग से झगड़े का निपटारा करा दिया। 1923 में लेटेसिया नगर के संबंध में झगड़ा प्रारंभ हुआ। 1922 में इस नगर पर पेरू का अधिकार समाप्त करके कोलंबिया का अधिकार कायम कराया गया था, परंतु 1923 ईस्वी में पेरू ने लेटेसिया पर अधिकार करने के लिए अपनी सेनाएं भेज दी। राष्ट्रसंघ ने मध्यस्थता करके लेटेसिया पुनः कोलंबिया को दिलवा दिया। उसी तरह से 1923 में पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया में सीमा संबंधी झगड़ा प्रारंभ हुआ, जिसे शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में राष्ट्रसंघ सफल रहा। 1923 ईस्वी में हंगरी तथा रोमानिया के मध्य सीमा संबंधी झगड़ों का निपटारा भी राष्ट्रसंघ ने सफलतापूर्वक किया।
लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि राजनीतिक विवादों में जब बड़े राष्ट्रों के स्वार्थ परस्पर टकराने लगे, तब उन्हें रोकने में राष्ट्रसंघ सर्वथा असफल रहा। यदि राष्ट्रसंघ बड़े देशों के मामलों को भी छोटे देशों के मामलों के समान हल करने में सफल हो जाता, तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या हमेशा के लिए हल हो जाती। परंतु जब किसी बड़े राज्य का मामला उसके सम्मुख उपस्थित हुआ, तो राष्ट्रसंघ ने स्वयं को असहाय महसूस किया। अ, इस संबंध में हम पाते हैं कि 1930 तक कोई बड़ी समस्या राष्ट्रसंघ के सामने नहीं है, लेकिन 1930 के दशक में राष्ट्रसंघ के पतन का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रसंघ अब उतना महत्वपूर्ण नहीं नजर आने लगता है। और पाते हैं कि 1931 में राष्ट्रसंघ के एक सदस्य जापान ने एक दूसरे सदस्य चीन पर आक्रमण करके उसके एक प्रदेश मंचूरिया पर अपना अधिकार कायम कर लिया। चीन ने आक्रमण के विरुद्ध राष्ट्रसंघ में शिकायत की और सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत की दुहाई देते हुए जापान के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने की मांग की। राष्ट्रसंघ में इस प्रश्न पर कई दिनों तक वाद विवाद होता रहा, लेकिन जापान ने निंदा की परवाह किए बिना अपने आक्रमण जारी रखा तथा मंचूरिया के एक विशाल भूभाग पर अधिकार करके मंचुकाओ नामक एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर दिया, जो पूर्णतया जापान के प्रभाव में था। 1930 ईस्वी तक राष्ट्रसंघ को कई राजनीतिक झगड़ों में सफलता सुलझाने में सफलता मिली थी, क्योंकि इन झगड़ों का संबंध छोटे-छोटे राज्यों से था। लेकिन इस बार एक महान और शक्तिशाली राज्य जापान ने आक्रमण का सिलसिला शुरू किया था और राष्ट्रसंघ के लिए यह कठिन परीक्षा का समय था। और राष्ट्रसंघ इस मामले में अपने प्रमुख सदस्य राज्यों का सहयोग नहीं मिला। उसका कारण था कि जापान मंचूरिया पर अपने आधिपत्य को जस्टिफाई करने के लिए, न्यायोचित ठहराने के लिए जो फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश थे, उनको कहा करता था कि रूस की साम्यवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए यह ज़रूरी है। और यही कारण है कि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे पूंजीवादी साम्राज्यवादी राज्य उसकी हरकतों को अनदेखा करने के पक्ष में थे। अतः उन्होंने जापान की आक्रामक कार्यवाही के प्रति उदासीनता का रवैया अपनाया और राष्ट्रसंघ निष्क्रिय बना रहा। जापान अपने इच्छानुसार चीन की भूमि को रौंदता रहा और राष्ट्रसंघ एक मूक दर्शक की तरह देखता रहा। इस तरह से जापान के मामले में राष्ट्रसंघ की निर्बलता स्पष्ट हो गई थी। अतः अन्य राष्ट्रों ने भी उसकी अवहेलना प्रारंभ कर दी। 1933 ईस्वी में पैराग्वे ने ग्रेनचेको का प्रदेश प्राप्त करने के लिए बोलिविया पर आक्रमण कर दिया। राष्ट्रसंघ ने जब उससे मांगा, तो पैराग्वे राष्ट्रसंघ से अलग हो गया। इस तरह से हम पाते हैं कि जब एक बार किसी आक्रामक प्रवृत्ति को छूट मिल जाती है, तो दूसरे आक्रामक राष्ट्रों का हौसला और उत्साह बहुत बढ़ जाता है। 1935 में ऐसी ही बात हुई, जब राष्ट्रसंघ के एक सदस्य राज्य इटली ने दूसरे सदस्य राज्य अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया। चीन की तरह अबिसिनिया की भी शिकायत लेकर राष्ट्रसंघ पहुंचा और सामूहिक सुरक्षा की दुहाई देते हुए रक्षा की मांग की। लेकिन इस बार भी आक्रामक राष्ट्र एक महान राज्य था और ब्रिटेन तथा फ्रांस इटली के तानाशाह मुसोलिनी को अप्रसन्न नहीं करना चाहते थे। अतः अबिसिनिया को उसके भाग्य पर छोड़ दिया गया। 1935 में भी हम पाते हैं कि राष्ट्रसंघ की असफलता दुनिया के देशों के सामने स्पष्ट होने लगी थी। जापान ने 1937 में चीन पर फिर से आक्रमण कर दिया, परंतु राष्ट्रसंघ जापान के विरुद्ध कोई कार्य करने में असफल रहा। इसी तरह से 1937 में स्पेन में गृहयुद्ध छिड़ गया तथा जनरल फ्रैंको ने स्पेन के गणतंत्र के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। हिटलर और मुसोलिनी ने खुलेआम फ्रैंको की सहायता की तथा स्पेन में तानाशाही कायम हो गई। इस झगड़े में राष्ट्रसंघ ने अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया, जो अत्यंत अन्यायपूर्ण थी। और इस तरह से राष्ट्रसंघ स्पेन के गणतंत्र की रक्षा करने में असमर्थ था। इसी बीच 1933 में ही जर्मनी में हिटलर का उत्कर्ष हो चुका था। उसने शुरू से ही अपनी आक्रामक कार्रवाइयां शुरू कर दी। उसने एक-एक कर वर्साय की संधि की शर्तों को तोड़ना शुरू कर दिया और राष्ट्रसंघ उसके अनुचित कार्यों को रोकने में सर्वथा असमर्थ रहा। सितंबर 1938 में चेकोस्लोवाकिया की छुट्टी करने के बाद हिटलर ने पोलैंड और डांजिंग पर ध्यान दिया, जो शीघ्र ही उसके आक्रमणों का शिकार होने वाले थे। 1 सितंबर 1939 को उसने पोलैंड को हड़पने के लिए उस पर आक्रमण शुरू कर दिया। जब स्थिति काबू से बाहर हो गई, तो ब्रिटेन और फ्रांस की आंखें खुली और अब उन्हें एहसास हुआ कि राष्ट्रसंघ का समर्थन न करके उन्होंने कैसी गलती की थी। लेकिन इस समय तक काफी विलंब हो चुका था। पोलैंड को जर्मनी के आक्रमण से बचाने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। सितंबर 1939 के इन तूफानी दिनों में राष्ट्रसंघ असहाय और प्राणहीन होकर पड़ा रहा। इस तरह से हम पाते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात,
या पेरिस शांति सम्मेलन 1919 के पश्चात पर एक दशक तक तो राष्ट्रसंघ अपने प्रभावशाली भूमिका में रहा और बहुत सारे झगड़ों का निपटारा करने में वो सफल रहा। परंतु 1930 का दशक इसके लिए अच्छा नहीं रहा, जब दुनिया के शक्तिशाली और मजबूत राष्ट्रों ने अपनी आक्रामक विदेश नीति का अवलंबन किया और राष्ट्रसंघ एक मुक्त दर्शक के तौर पर बना रहा। अब हम नजर डालते हैं कि यह क्यों असफल रहा। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक महान प्रयास था यह। इसकी असफलता के कई कारण थे। किसी भी संगठन की असफलता या सफलता उसके सदस्यों के रवैये पर निर्भर करती है, लेकिन राष्ट्रसंघ के प्रमुख सदस्यों ने इसके सिद्धांतों पर अंदरूनी तौर पर कभी विश्वास नहीं किया और यही कारण रहा कि यह असफल रहा। व्यवहारिक राजनीति में इसकी सफलता मुख्य रूप से बड़े राष्ट्रों के सहयोग पर निर्भर करती थी, लेकिन राष्ट्रसंघ शुरू से ही इस सहयोग से वंचित रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन के अनवरत प्रयासों के फलस्वरूप भले ही इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन बाद में स्वयं अमेरिका इसका सदस्य नहीं था। अमेरिका सीनेट को यह सदस्यता मान्य नहीं हुई और राष्ट्रपति विल्सन के प्रयासों के बावजूद अमेरिका राष्ट्रसंघ से सदैव अलग ही रहा। अमेरिका के सहयोग से वंचित हो जाने का राष्ट्रसंघ एक दुर्बल संस्था हो गई। इसके अलावा दूसरा महान राज्य सोवियत संघ राष्ट्रसंघ को शुरू से ही शंका की निगाहों से देखता था। उसकी मान्यता थी कि यह एक पूंजीवादी राष्ट्रों का एक संगठन मात्र है जो साम्यवादी व्यवस्था के खिलाफ अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गठित हुआ है। बाद में हिटलर और मुसोलिनी के उत्कर्ष से यूरोपीय शांति को खतरा पैदा हो गया तो सोवियत संघ राष्ट्रसंघ में सम्मिलित हुआ, लेकिन उस समय तक राष्ट्रसंघ एक व्यर्थ की संस्था बन चुकी थी और कारगर ढंग से कार्रवाई करने में असमर्थ थी। अतः इन असफलताओं के बावजूद हम राष्ट्रसंघ के महत्व को कम करके नहीं आंक सकते, क्योंकि इसने कम से कम सैद्धांतिक तौर पर और कुछ व्यवहारिक तौर पर भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सौहार्द की एक नई परंपरा का सूत्रपात किया, जो अंतर्राष्ट्रीय जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। इसने गुप्त कूटनीति के दुर्गुणों को दूर कर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नया मार्ग दिखाया। इसके अतिरिक्त इसने विश्व को एक बहुमूल्य अनुभव प्रदान किया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में इसी अनुभव और परीक्षण का परिणाम थी, जिसमें राष्ट्रसंघ की कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया गया था। धन्यवाद।